Good morning, my dear students. This is your bio teacher Manisha. We are going to do some important and easy topics from the chapter Strategies for Enhancement in Food Production. So, let's start with the first topic. It is known as single cell protein. तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। ठीक है बेटा, सिंगल सेल क्यों कहा है इसको? क्योंकि यहाँ पे हम प्रोटीन बनाने वाले हैं और प्रोटीन हम बनाने वाले हैं बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से, इसीलिए हम इसको सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। बेटा, प्रोटीन का हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रोथ की आप बात कर लो, सेल के डिवीज़न में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे प्रॉपर डेवलपमेंट में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो ये प्रोटीन की जो बढ़ती हुई डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए अब हम लैब्स में भी प्रोटीन प्रिपेयर करना स्टार्ट हमने जो है शुरू कर दिया है। तो आज हम इस टॉपिक में यही जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हेल्प लेके हम जो है लार्ज अमाउंट में लेबोरेटरीज़ में आज प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कन्वेंशनल मतलब जो हम खेती बाड़ी पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हम पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, सीरियल्स हम उगाते हैं उसमें, ठीक है, और अनाज होता है सीरियल्स, पल्सेस हम उगाते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स हम उगाते हैं, मे नॉट बी एबल टू मीट द डिमांड ऑफ फूड एट द रेट एट विच ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। जो फसलें हम उगा रहे हैं, चाहे वो सीरियल्स हों, वो पल्सेस हों, वेजिटेबल्स हों या वो फ्रूट्स हों, वो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन की फूड डिमांड को पूरा नहीं कर रही है। ठीक है। द शिफ्ट फ्रॉम grains to meat diet also create more demand of cereals. It take 3 to 10 kg of grain to produce 1 kg of meat by animal farming. अब बेटा, प्लांट्स से हम जो है अपनी डाइट में सिर्फ प्लांट्स ना लेके हम एनिमल्स को भी कंज्यूम कर रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जिस तरीके से एनवायरनमेंट में एनिमल्स हैं, अर्थ पे एनिमल्स 70% हैं और प्लांट्स सिर्फ 30% हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एनिमल्स को भी एज अ फूड कंज्यूम किया जाए। तो हम क्या है, जो हम अनाज है उसका केवल ना इस्तेमाल सिर्फ हम अपने लिए ही नहीं कर रहे हैं, अनाज का इस्तेमाल, ग्रेन्स का इस्तेमाल, उसका इस्तेमाल हम उन एनिमल्स के लिए भी कर रहे हैं जिनसे हम मीट लेते हैं। Can you explain this statement and light your knowledge of food chains? ये क्या कह रहा है कि कैन यू स्टेट इन द लाइट, क्या आप बहुत सिंपल वे में समझा सकते हो अपनी नॉलेज के थ्रू कि फूड चेन्स क्या हैं। बेटा, आप अच्छे से जानते हो फूड चेन्स क्या हैं। फूड चेन कोई भी हो, वो सिर्फ प्लांट से स्टार्ट होती है। जैसे मान लो घास है, घास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर खाएगा। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। तो आपने देखी एक चीज़ कि एनिमल्स भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड हैं। जैसे स्नेक, वो प्लांट नहीं खाता लेकिन वो प्लांट पे इनडायरेक्टली डिपेंड है, क्योंकि फूड चेन में जो ग्रास हॉपर है वो प्लांट्स पे डिपेंड है। ठीक है ना। मोर देन 25% ऑफ ए ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। 25% ह्यूमन पॉपुलेशन का जो है वो अफेक्ट है, वो हंगर है, भूखा है, और माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण का शिकार है। ठीक है। वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज सिंगल सेल प्रोटीन। प्रोटीन की डिमांड को पूरा करने के लिए एक सोर्स हमने बनाया है, वो सिंगल सेल प्रोटीन है। इसमें हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन ऑन अ इंडस्ट्रियल स्केल एज सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। ठीक है। हम छोटे छोटे माइक्रोस्कोप को इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत ज़्यादा उनको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें खर्चा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माइक्रोब्स को जो हम ग्रो करते हैं तो वो हम बेटा अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स पे ही ग्रो करते हैं। जैसे मोलासिस, मोलासिस क्या है? गन्ने का जूस पिया है ना हम सभी ने, तो गन्ने का जूस लेने के बाद जो गन्ना बच जाता है, बेकार जो बचता है, जो छिलका जो बचता है, उसका रिफ्यूज़ जो बचता है, उसे मोलासिस कहते हैं हम। ठीक है। तो मोलासिस के ऊपर हम बहुत सारे माइक्रोब्स को ग्रो करा सकते हैं और प्रोटीन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मोलासिस जो हमारे किसी भी काम का नहीं था, उसे हम यहाँ प्रोटीन बनाने के लिए जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए यूज़ कर रहे हैं।
तो सिंगल सेल प्रोटीन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं जो बहुत चीप हैं, सस्ते हैं, हमें हर जगह मिल जाते हैं, और उनको हम इंडस्ट्री में मोलासिस पे, स्ट्रॉ बेटा भूसा जो होता है, एनिमल मेन्योर वेस्ट जो होता है, डंग गोबर वगैरह, इन पे, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने फूड को, जैसे चाहे वो प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स, इनसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बेटा देखो कितना आसान है ये तरीका। हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेने हैं जो फ्री में हमारे पास हैं, यूं ही अवेलेबल हो जाते हैं, और उन्हें ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए भी हमें कुछ खास नहीं देना पड़ रहा उनको, ठीक है। तो मोस्टली मैं बताऊं आपको, सिंगल सेल प्रोटीन के लिए हम साइनोबैक्टीरिया भी यूज़ करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें हम बैक्टीरिया भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा जो फेमस इसमें नाम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, स्पाइरुलिना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना है क्या? एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है। और क्या क्या फ़ायदे हैं सिंगल सेल प्रोटीन के, आगे पढ़ते हैं। देखिए, इन्वायरमेंटल कोई पॉल्यूशन इससे नहीं होता है जब हम बनाते हैं इसको, और लैब में किसी भी सीज़न में हम इसे प्रोटीन को बना सकते हैं। फार्मर तो बेटा पूरे टाइम जब तक उसकी फसल पक नहीं जाती है, क्लाइमेट पे डिपेंड होता है। कई बार ऐसा होता है फसल पक के तैयार हो गई है, हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है और रेन आनी स्टार्ट हो गई है, इतना ज़्यादा रेन स्टार्ट हो गया कि वो जो फसलें हैं वो रेन से ही डैमेज हो जाती हैं। तो जो हम क्रॉपिंग करते हैं वो क्रॉपिंग तो सीजनेबल है, वो सीजन्स पे डिपेंड करती है। कुछ फसलें ऐसी हैं जो हमें विंटर सीजन्स में ही मिलेंगी, कुछ समर सीजन में ही मिलेंगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ प्रोटीन हम किसी भी मौसम में अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग कितनी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं है सिंगल सेल प्रोटीन, सस्ता है, ठीक है। अब देखो इसका अंदाज़ा, आप देखो, इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट 250 kg काव, एक 250 किलोग्राम्स की जो काव है वो सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन हमें दे पाती है एक दिन में अपने मिल्क से, ठीक है। एक 250 किलो की गाय हमें एक दिन में 200 ग्राम प्रोटीन दे पाती है अपने मिल्क से, और इसी सेम पीरियड में एक ही दिन में 250 ग्राम, किलोग्राम नहीं है, सिर्फ 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें 25 टन प्रोटीन दे देते हैं। तो बेटा कहाँ 200 ग्राम प्रोटीन हमें मिल रहा था काव से, और कहाँ 25 टन प्रोटीन हमें मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेथाइलोफाइलस मेथाइलोट्रोपस जो ऑर्गेनिज्म है, इसका अगर हम 250 ग्राम लें, सिर्फ 250 ग्राम, तो ये हमें 25 टन तक प्रोटीन दे सकता है उसी सेम टाइम में, ठीक है। मशरूम्स में बहुत सारा प्रोटीन्स होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जिन्हें उगाया जाता है, लार्जली कल्टीवेट किया जाता है, और इसमें क्या है, इट इज़ बिलीव दैट माइक्रोब्स टू वुड यूज़ एक्सेप्टेबल एज फूड, माइक्रोब्स को भी एज अ फूड कंज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि फंगस है ये जो मशरूम है ये फंगस है, ठीक है बेटा। समझ में आया आपको सिंगल सेल प्रोटीन? तो आपको इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जो आपको ट्रूमेंस और प्रदीप्स की जो बुक है उनमें से आपको लिखने हैं फेयर में, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं जो हम सिंगल सेल प्रोटीन में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आज एक और टॉपिक ले रही हूँ यहाँ पे, एपीकल्चर। पहले एक चीज़ और ले लेते हैं इसमें, बायो फोर्टिफिकेशन आ गया है बीच में, तो इसे पढ़ लेते हैं अच्छे से। बायो फोर्टिफिकेशन, breeding crop with a higher level of vitamins and minerals or higher protein or healthier fats is the most practical means to improve public health। देखो बेटा, बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं पहले बायो फोर्टिफिकेशन को। सिंपली बायो फोर्टिफिकेशन मीन्स फसलों को उगाना, उनको अच्छा बनाना। मतलब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में एनिमल ब्रीडिंग के बारे में समझाया था, ऐसे ही प्लांट ब्रीडिंग पे भी मैं कल एक वीडियो बना रही हूँ। प्लांट ब्रीडिंग हम कुछ प्लांट्स में उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, फूड क्वालिटी को, न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी करते हैं। अगर फसलों को, क्रॉप्स को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, अगर हम उनमें विटामिन अच्छा डाल रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग करा के, हाइब्रिडाइजेशन करा के,
तो ऐसी फसलें जिनको हम म्यूटेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग से या और किसी मेथड से कि उनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए, इसे बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। जैसे गोल्डन राइस बनाया हमने, उसमें हमने विटामिन ए को बढ़ाया है उसमें। तो जिनको आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको विटामिन ए की मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गोल्डन राइस खाओ आप, उसी से आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसी फसलें जिन्हें हम न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करने के लिए बना रहे हैं, इस प्रोसेस को बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी, आगे आगे वही बात, ब्रीडिंग जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए की जाती है वो होती है। मेन पर्पस हमारा क्या होता है कि हम प्रोटीन कंटेंट को बढ़ा सकें, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकें, ऑयल कंटेंट उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकें, विटामिन कंटेंट को हम बढ़ा सकें इसमें, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की कंटेंट को हम बढ़ा सकें। इन 2000 मेज़ हाइब्रिड दैट हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड, हमने ऐसी मेज़ की वैरायटी बनाई थी 2000 में, जिसमें हमें क्या था कि अमीनो एसिड जितने पहले मिलते थे उससे डबल मिलते हैं। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन हमें बहुत ज़्यादा मिलने लगा उसमें। कंपेयर टू एग्जिस्टिंग मेज़ हाइब्रिड्स वर डेवलप्ड। वीट बनाया हमने, वीट की वैरायटी बनाई बेटा हमने एटलस 66। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, एनसीईआरटी में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। हैविंग अ हाई प्रोटीन कंटेंट, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा अच्छा था। वीट की वैरायटी एटलस 66 जिसमें हाई प्रोटीन है, हैज़ बीन यूज एज अ डोनर फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटेड वीट। ठीक है, इट हैज़ बीन पॉसिबल टू डेवलप एन आयरन फोर्टिफाइड राइस, हमने ऐसे राइस बनाए जिनमें लगभग 5 गुना ज़्यादा आयरन था। ठीक है, बनाता कौन है इनको? एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेवलप सेवरल क्रॉप्स ऑफ राइस और एनी अदर्स विच आर वेरी रिच इन विटामिन और मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, रिच इन विटामिन ए, रिच इन मिनरल्स। कैरेट हमने बनाए ऐसे, पम्पकिन, स्पाइनच, पालक हमने बनाया ऐसा, बथुआ भी बनाया है, टमाटो भी बनाया है जिनमें आयरन बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो बायोफोर्टिफिकेशन में बेटा या तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है पेपर में, या फिर इसके जो हैं एग्जाम्पल्स आते हैं मोस्टली। तो एग्जाम्पल्स आपको करने हैं विद ट्रूमैन्स बुक और विद प्रदीप्स ऑल्सो। ठीक है, तो 2 टॉपिक हो गए हमारे, सिंगल सेल प्रोटीन एंड बायोफोर्टिफिकेशन। एक और छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। बी कीपिंग और हम आज कंप्लीट करेंगे। तो बी कीपिंग क्या है? बी कीपिंग क्या है? वही रेयरिंग केयरिंग करना किसकी? बीज़ की, हनी बीज़ की। तो क्योंकि हनी बीज़ से हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। हनी बीज़ को हम स्पेशली हनी जो है उसके लिए और वैक्स जो होता है उसके लिए हम इसको जो है पालते हैं। हनी की बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू भी है, दवाइयों में हनी यूज़ होता है, अच्छा ब्लड प्योरीफायर भी है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत सारे होते हैं, मिनरल्स इसमें बहुत सारे होते हैं। ठीक है, शुगर जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में इसमें होता है, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है और इसको हम दवाइयों में भी यूज़ करते हैं। हनी को भी वैक्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। वैक्स हमकी जितनी भी कॉस्मेटिक्स क्रीम वगैरह होती हैं, पॉलिश जो भी होती हैं, सब में यूज़ होता है ये वैक्स। नॉर्मल आपने सुना भी होगा कि हम लोग भी जाते हैं वैक्सिंग वगैरह कराने के लिए, तो उसमें भी ये सेम ही वैक्स है जो यूज़ होता है। द इंक्रीज डिमांड ऑफ हनी हैड लार्ज, डिमांड जो है हनी की डे बाई डे बढ़ती जा रही है, इसीलिए फिर इसका प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इंडस्ट्री सेटअप की गई हैं फॉर हनी बी प्रोडक्शन, फॉर द रेयरिंग केयरिंग ऑफ बीज, जिसे हम एपीकल्चर भी कहते हैं। एपीकल्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि बी का जो बायोलॉजिकल नेम है वो एपिस जीनस से स्टार्ट होता है, तो एपिस की वजह से इसका नाम एपीकल्चर है। ठीक है, बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस इन मैनी एरिया, सफिशिएंट बी पॉस्चरिस। बेटा पॉस्चरी बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना। हम बी कल्टीवेशन कहीं भी नहीं कर सकते हैं। मान लो कोई बंजर भूमि है, वहाँ पे जाके हम अपने मधुमक्खियों को पालने लगे तो हमें हनी मिलेगा ही नहीं। पॉस्चरीज का मतलब होता है कि कितनी नियर डिस्टेंस पे फ्लावर्स हैं। हम हनी बीज को सीज़न के अकॉर्डिंग रेयरिंग केयरिंग देते हैं, जैसे जब उन सीजन्स में, स्प्रिंग सीजन में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं, उनके नज़दीक हम रखते हैं उनके,
एपाइज को। एपायरी क्या होती है? एपायरी वो होती है जिसमें आप हनीज़ को रखते हो, हनी बीज को रखते हो आप, जिसमें वो एपायरी होता है। एक तरीके से आप आर्टिफिशियल इसका छत्ता भी बोल सकते हो, इसको हाइव भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पॉस्चरेज का मतलब क्या है? नियरेस्ट डिस्टेंस टू द प्लांट्स, ऑर्किड्स और कोई भी क्रॉप जिसमें फ्लावरिंग है, जिससे हमें हनी लेना है। सेवरल स्पीसीज ऑफ हनी बीज आर रेयर्ड। ऑफ दीज मोस्ट कॉमन इज एपिस इंडिका, ये हमारे इंडिया की ही वैरायटी है एपिस इंडिका। बीहाइव्स कैन बी कैप्ट इन वंस कंट्री यार्ड, कहीं भी आप इसको रखो, किसी बरामदे में रखो, आप इसको हाउस में रखो, छत पे रखो। बीज कीपिंग इज़ नॉट अ लेबर इंटेंसिव। बी कीपिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, सिर्फ इसमें क्या है, हमें हाइव्स ही प्रिपेयर करने होते हैं। तो हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को जो है यूज़ कर लेते हैं बी कीपिंग के लिए। बेटा बी कीपिंग ऐसा नहीं है कोई भी कर ले, ठीक है। बी कीपिंग करते टाइम हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला है आपको नॉलेज होनी चाहिए बी के नेचर की, हैबिट्स की, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। जब तक आपको नहीं पता होगा उसके नेचर के बारे में, अगर वो आपको काट ले या प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर दे तो आपकी डेथ भी हो सकती है इस चांसेस में। तो आपको अच्छी तरह से हैंडलिंग आनी चाहिए कि बीज की। सिलेक्शन आपको गुड वैरायटी का करना है, ठीक है। कैचिंग एंड हैविंग ऑफ स्वाम्स, स्वाम्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ बीज, आपको उनको पकड़ना आना चाहिए, उनको रखना आना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ बीहाइव्स ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन्स, अब आपके पास फ्लावर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, उस टाइम पे आप बीहाइव्स को कैसे मैनेज करोगे, ये आपको आना चाहिए। हैंडलिंग आनी चाहिए, कलेक्शन आप कैसे करोगे हनी का, बी वैक्स का, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। मैनी ऑफ आर क्रॉप स्पीसीज सच एज सनफ्लावर, ब्रेसिका सरसों है, एप्पल, पेयर, ये हम यूज़ करते हैं और इनके नज़दीक हम रखते हैं बीहाइव्स को, ताकि पॉलिनेशन में भी हेल्प मिल सके फ्लावर्स को और साथ में बदले में हमें बी भी मिल सके, तो हमारे दोनों पर्पज़ ही पूरे हो जाते हैं। तो बेटा आज के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।